Hello friends, today in this video we are going to talk a very important topic of class 9 from the chapter gravitation, that is free fall and acceleration due to gravity. These concepts are very important as far as 9th is concerned and your Olympiads and other things are concerned. So without any delay, let's start with the... So we are going to discuss free fall first, that what free fall is. Now, let us suppose this is a सरफेस, एक हमारे पास ये सरफेस है और ये एक हो जाती है हमारे पास बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग पर कोई पर्सन खड़ा है ऐसे, और यहां से ये पर्सन क्या करता है, इस बॉल को ड्रॉप करता है. आई एम सेइंग बॉल को ड्रॉप करता है, ना कि उसे थ्रो कर रहा है. अब दोनों में डिफरेंस क्या है देखिए. अगर बॉल को थ्रो करेगा तो बॉल को क्या करेगा, वो ऐसे नीचे जानबूझकर फेंकेगा, मींस ही इज डेलिबरेटली थ्रोइंग इट डाउनवर्ड. सो क्या कर रहा है वो, ही इज अप्लाइंग सम एक्सटर्नल फोर्स, कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है, बाहर से ताकत लगानी पड़ रही है उसे ताकि बॉल क्या करे, नीचे गिर जाए. और ड्रॉप करने का मतलब क्या है, ड्रॉप करना मींस इट इज लाइक दिस, हमने ऐसे लिया और इसे यूं ड्रॉप कर दिया, मींस हमने जस्ट रिलीज किया और बाकी ये अपने आप गिरने लगा. सो हमने इसको क्या किया, हमने इसको ड्रॉप किया है. तो जब हम इसको यहाँ पे टच कर रहे हैं, जब हमारे हाथ में है, तब तक ये किसी न किसी बॉडी के साथ कॉन्टेक्ट में है. किसके साथ कॉन्टेक्ट में है, थ्रू द हैंड्स ऑफ द पर्सन हु इज होल्डिंग इट. ओके, और जब ये मान लीजिए कि पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करके नीचे सरफेस पे गिर जाती है, अब ये किसके कांटेक्ट में है, अब ये इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ कांटेक्ट में है. इन बिटवीन, इस पूरी जर्नी के बीचों बीच में कहीं पर हम एक पॉइंट कंसिडर कर ले जहां पर ये बॉल एग्जिस्ट कर रही है. अब इस समय पर क्या हो रहा होगा, इस समय पे अर्थ इस पर क्या कर रही होगी, फोर्स लगा रही होगी ना, इस पर अर्थ अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही होगी. अब जनरली इसको थोड़ा सा हम रिलेट करने की कोशिश करते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन के साथ, क्योंकि ये तो आप देख रहे हैं वर्टिकल मोशन है, क्योंकि बॉडी कैसे मूव कर रही है, वर्टिकली मूव कर रही है. तो अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हम हॉरिजॉन्टल के साथ रिलेट करने की कोशिश करते हैं. तो ये हमने क्या किया, इसे हॉरिजॉन्टल के साथ हमने रिलेट किया. ठीक है, ये एक हॉरिजॉन्टल ब्लॉक है जो कि यहाँ लाई कर रहा है. अगर इसमें मैं एफ फोर्स लगाऊं तो ये ब्लॉक क्या करेगा, मूव करेगा. ठीक है, और कुछ ना कुछ अपोजिशन फोर्स हमको मिलेगा. अपोजिशन फोर्स मीन्स कुछ भी चीज इतनी इजिली नहीं मूव करेगी, थोड़ा सा हमको एक्स्ट्रा ताकत लगानी पड़ेगी. तो थोड़ा एक्स्ट्रा ताकत क्यों लगानी पड़ रही है, क्योंकि कुछ अपोजिशन फोर्स मिल रहा है. वो अपोजिशन फोर्स कौन लगाता है, वो अपोजिशन फोर्स ये सरफेस और ये ब्लॉक जब दोनों कांटेक्ट में है तो एक फोर्स होता है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं फ्रिक्शन. ठीक है, तो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होता है, फ्रिक्शन पीछे की तरफ इसको पुल कर रहा होता है. अब देखिए, सॉरी, फ्रिक्शन इसको अपोज कर रहा होता है, आई शुड नॉट से पुल, अपोज कर रहा होता है. तो अब ये जो फोर्स हम एफ लगा रहे हैं, इसको लगाने के दो तरीके हैं. क्या, एक तो आपने क्या किया कि आपने बॉडी पे फोर्स लगा कर उसे छोड़ दिया और बाकी वो अपने आप मूव करना शुरू कर देती है. जैसे कि मान लीजिए कोई आपके पास एक ट्रॉली है और ट्रॉली को आपने हल्का सा पुश किया, बाकी वो ट्रॉली क्या कर रही है, अपने आप मूव कर रही है. और वहीं पर मान लें कोई ब्लॉक है, बड़ा सा बॉक्स रखा हुआ है वुडन का, जिसमें कोई भी टायर सिस्टम नहीं है, तो जितना आप ताकत लगाएंगे उतना ही वो मूव करेगा, जहां आपने ताकत हटा ली वो रुक जाएगा. ग्रेविटी का भी कंसेप्ट वही है. इसी को अगर हम थोड़ा सा ऐसे फ्लिप कर लें तो जो फोर्स हम लगा रहे थे वो फोर्स अब की अर्थ लगा रही है. लेकिन अर्थ कैसे लगा रही है, अर्थ ऐसा नहीं है कि यहां से आपने रिलीज किया, बस इसने थोड़ी देर फोर्स लगाया फिर छोड़ दिया कि अपने आप अब तो गिर जाएगा. नहीं, अर्थ इस बॉल पे तब तक फोर्स लगाएगी जब तक कि ये जो है नीचे की तरफ आकर के गिर नहीं जाता, यानी कि जब तक ये नीचे आकर के सरफेस पे नहीं गिर जाता. क्योंकि अर्थ क्या कर रही, इट इज ऑलवेज ट्राइंग टू पुल द बॉल टुवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है. तो बॉल को क्योंकि अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, तो जब तक ये बॉल नीचे अर्थ पे लाई नहीं करने लगेगी तब तक ये फोर्स बराबर इस पर वर्क करता रहेगा. कि यहां पर तो फ्रिक्शन फोर्स आ रहा था क्योंकि सरफेस कांटेक्ट में थी, यहां पर लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या बॉल किसी के कांटेक्ट में है, बॉल किसी के कांटेक्ट में नहीं है. लेकिन एज पर न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, न्यूटन थर्ड लॉ ये कहता है कि टू फोर्सेस मस्ट एग्जिस्ट इन पेयर. कोई भी फोर्स होगा तो सॉलिटरी नहीं हो सकता, दो फोर्स होने चाहिए जो कि पेयर में एग्जिस्ट करें, जिसमें एक को हम एक्शन कहते हैं, एक को हम रिएक्शन कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे एक फोर्स तो है, इसका पेयर फोर्स जो होगा वो कहां जाएगा, इट शुड नॉट बी सॉलिटरी, देयर शुड बी अ कॉम्प्लीमेंटिंग फोर्स. तो वो कैसा होना चाहिए, वो अपोजिट होना चाहिए और इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन. तो लेट्स से दैट फोर्स इज दिस. अब इसका नाम क्या होता है, क्योंकि ये बॉल इस पर्टिकुलर पॉइंट पे किसके कांटेक्ट में, सिर्फ और सिर्फ एयर के कांटेक्ट में
ना, आसपास इसको एयर घेरे हुए, तो जब एयर इसको कंटिन्यूसली घेरे हुए तो इसके पास कौन सा फोर्स लगेगा, यहां पे लगेगा एयर रेजिस्टेंस। क्या लगेगा, एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, अब नॉर्मली ये दोनों फोर्सेस इक्वल होने चाहिए, बॉल को वहीं पर रुक जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है ना। कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, डोमिनेट करता है। किस पे डोमिनेट करता है, एयर रेजिस्टेंस पे डोमिनेट करता है। तो जब ये ग्रेविटेशनल फोर्स एयर रेजिस्टेंस पे डोमिनेट करेगा तभी तो बॉल जो है नीचे की तरफ आती है ना। हम क्यों कहते हैं ये बॉल नीचे की तरफ क्यों गिर रही है, क्योंकि Fg आपका क्या हो जाता है, इट इज डोमिनेटिंग, मींस इट इज मोर एज कंपेयर टू द एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस से ज्यादा होता है, इस वजह से बॉल नीचे गिरती। तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्योंकि डोमिनेंस इसकी ज्यादा है, जिसकी बात ज्यादा मानी जाएगी, जो डोमिनेट करेगा उसी की बात ज्यादा मानी जाएगी, तो उस पर्पज से हम क्या करते हैं, हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर देते हैं। हम एयर रेजिस्टेंस को क्या कर देंगे, हम मानेंगे है ही नहीं, हमने इसको क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। क्यों, क्योंकि जिसकी बात नहीं मानी जा रही हम क्या करेंगे, हमने उसको इग्नोर कर दिया कि भाई तुम्हारी बात तो मानी नहीं जा रही, जिसकी बात मानी जा रही हम उसके साथ हैं। तो हमने क्या किया, हमने इसको केवल कंसिडर किया और एयर रेजिस्टेंस को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। तो अब जब ये बॉडी फॉल होगी, ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, तो इस पर कितने फोर्सेस काम कर रहे हैं, इस पे सिर्फ एक फोर्स काम कर रहा है, वो कौन सा है, दैट इज योर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। और यही बॉडी जो गिर रही है, ये जो प्रोसेस है जिससे बॉडी नीचे गिरे, इसी को हम कहते हैं फ्री फॉल। यानी फ्री फॉल क्या है, फ्री फॉल इज व्हाट, इट इज व्हेन अ बॉडी falls downward under the action of gravity alone। केवल ग्रेविटी लगेगी और कुछ नहीं लगेगा, ग्रेविटी alone, then it is known as फ्री फॉल। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फ्री फॉल। ठीक है, और जो बॉडी नीचे की तरफ गिर रही है, ये बॉल है, यहाँ पर तुमने बॉल कंसिडर की, लेकिन जो भी चीज नीचे की तरफ गिर रही है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडी। क्या बोलते हैं, फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, आई गेस इतना आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है, अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज आप अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व देम। बट आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा, इतना इजी था ये तो, आई गेस ये तो इजी था, सभी को समझ में आ गया होगा। तो ये था फ्री फॉल का कंसेप्ट ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ठीक है, अब यहीं से हम लोग रिलेट कर लेते हैं कंसेप्ट को, कौन सा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को। देखो क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लिख लेते हैं टॉपिक, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बड़ा नाम है, ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखिए हॉरिजॉन्टल मोशन की अगर हम बात करें तो यहां पर हमारा ब्लॉक था, हमने क्या किया था, एफ फोर्स हमने लगाया था, कुछ फ्रिक्शन हमें ऑफर हुआ था, लेकिन फिर भी ये ब्लॉक ए पॉइंट से मूव करके पहुंच गया था कहां पर, बी ब्लॉक, बी पॉइंट पे मूव कर गया था। यानी कि यहां से यहां तक जाने में से कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा ना, कुछ इसके पास इनिशियल वेलोसिटी यू रही होगी, कुछ इसके पास फाइनल वेलोसिटी वी रही होगी। इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी और टाइम के बीच में अगर रिलेशन एस्टैब्लिश हम करेंगे तो नॉट यू माइनस वी, v माइनस यू अपॉन टी विल बी एक्सेलरेशन a। ठीक है, तो यानी कि यहां पर a भी रहा होगा ना, यानी कि जब हम एक बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह ऐसे पुश कर रहे हैं, फोर्स लगा के मूव करा रहे हैं, और वो बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तो वहां पर क्या इन्वॉल्व है, एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है। अब यही केस अगर हम ऐसे फिर से कर लें, ये तो हॉरिजॉन्टल है, एक्स एक्सिस पे हो रहा है, अब इसी पूरे केस को हम क्या करें, वर्टिकल में कर लें, तो क्या हो जाएगा, जब ये बॉडी आ रही है तो इनिशियली हमारे पास क्या पोजीशन थी, देखिए इनिशियल वेलोसिटी भी कुछ ना कुछ रही होगी जी, फाइनल वेलोसिटी भी कुछ ना कुछ रही होगी। ठीक है, कुछ ना कुछ यहां से यहां तक आने में टाइम लगा होगा, लेट अस कंसीडर कि टाइम लगा है टी, अगेन द सेम थिंग, यू माइनस वी टी। यहां पर भी क्या होना चाहिए, एक्सेलरेशन होना चाहिए, लेकिन यहां पर एक्सेलरेशन जो है किसकी वजह से है, फोर्स की वजह से है। यहां पे एक्सेलरेशन किसकी वजह से होगा, यहां पर एक्सेलरेशन होगा ग्रेविटी की वजह से, लिखा है ना, ड्यू टू, किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, क्यों, क्योंकि बॉडी तो केवल किसके अंडर में गिर रही है,
बॉडी तो केवल एक फोर्स की वजह से नीचे आ रही है, वो फोर्स कौन सा है? वो फोर्स है आपका ये ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन जो इस पर लग रही है बॉल पे नीचे की तरफ जाने में, मूवमेंट में, वो एक्सेलरेशन क्या है? वो एक्सेलरेशन क्योंकि ग्रेविटी की वजह से काम कर रहे हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? इसलिए इसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। ठीक, अच्छा, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, तो अब यहां पर हम इसके लिए ए अल्फाबेट नहीं यूज करते हैं, क्योंकि ये एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से हो गई है, तो हम इसे क्या कहेंगे? बड़ा ही सम्मान के साथ हम इसे नाम देते हुए कहेंगे जी। इट इज डिनोटेड बाय अ स्मॉल अल्फाबेट जी। मतलब स्मॉल अल्फाबेट कहने का मतलब मेरा है कि लोअर केस में हम लिखेंगे जी। क्यों? क्योंकि अपर केस में जब लिखा था तो आपको याद है क्या था? जी, कैपिटल जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। कितनी वैल्यू थी? याद करिए जल्दी से, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, इतना आई गेस याद होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गई? दिस विल बी द एक्सेलरेशन एंड दिस विल बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये क्या बन जाएगी? जी बन जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो होता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में रिलेशन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो रिलेशन के थ्रू ही हम इस जी की एक वैल्यू कंप्यूट करते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की एक वैल्यू है जी की, वैसे इस जी की भी एक वैल्यू होती है। ऑब्वियसली हर जगह पे इसकी वैल्यू सेम नहीं होती, प्लेस टू प्लेस वेरी करती है, बट जो वेरिएशंस होते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, वो हम लोग बाद में स्टडी करेंगे। अभी हम केवल इस वीडियो में केवल रिलेशन स्टैब्लिश करके इसकी वैल्यू कंप्यूट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग जल्दी से समझ लेते हैं कि क्या रिलेशन होता है जी और जी के बीच में। ठीक है, हम लोग क्या समझने जा रहे हैं? वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रिलेशन बिटवीन यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट वाला जी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला जी। ठीक है, तो देखिए, अगर कोई भी बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो न्यूटन के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा? दैट विल बी F इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा समझने में आपको ऐसे प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये हमने मान लिया कि कोई एक बहुत बड़ी अर्थ है, कोई एक नहीं, वही अर्थ है जिसपे हम लोग रह रहे हैं। ठीक है, कोई अर्थ नहीं, यही है, और एक यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये रखा हुआ है यहाँ पे, और इनके बीच की डिस्टेंस अगर देखी जाए तो ये आपकी रेडियस आर हो गई और ये आपकी छोटी सी डिस्टेंस हो गई एक्स। इसका मास हमने मान लिया स्मॉल एम, और अर्थ क्योंकि ये बड़ी बॉडी, इसका मास हमने मान लिया कैपिटल एम। अब अगर आप गौर से देखें तो अगर इसके बीच की टोटल डिस्टेंस देखी जाएगी तो क्योंकि ये सेंट्रली डायरेक्टेड फोर्सेस है, राइट, कुलाम बोल रहा हूं मैं, आई शुड नॉट से कुलाम। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है कैसी है? सेंट्रली डायरेक्टेड फोर्स है। सेंट्रली डायरेक्टेड फोर्स होने का मतलब इट विल ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द टू बॉडी। दो बॉडी के बीच की जो सेंटर को कनेक्ट करते हुए लाइन होगी, उस लाइन के अलोंग ये फोर्स लगता है, हमेशा अट्रैक्टिव होता है। अर्थ का रेडियस इसके कंपेयर में क्या है? बहुत ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे? ये टोटल डिस्टेंस, ऑल्दो बिल्कुल सही बात है, आपका कहना बिल्कुल सत्य है कि r प्लस एक्स होना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ बहुत ज्यादा है भाई, x बहुत कम है। तो हम क्या करेंगे? हम इसको लगभग r मान लेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे r लिखा है, ना कि r प्लस एक्स का स्क्वायर लिखा है। तो g यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, मास पहली बॉडी का मास यानी अर्थ का, m दूसरी बॉडी का मास यानी जो अट्रैक्टेड हो रही है, और r यानी रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, इस इक्वेशन को हम मार्क कर देते हैं नंबर 1। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, आगे चलिए। ओके, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है? F इज इक्वल्स टू ma ना। अगर हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है तो F विल बी इक्वल्स टू ma। अगर बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव कर रही तो फोर्स विल बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन अगर यही वर्टिकल मोशन के लिए हम बात करने लगे तो ठीक है, मास रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, फोर्स भी लग रहा है, ग्रेविटेशनल वाला फोर्स लग रहा है। ठीक, और एक्सेलरेशन किसकी वजह से होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, अभी बताया। उसको हम लोग क्या करेंगे? जी से रिप्लेस कर देंगे, इट विल बिकम mg। ठीक है, और ये छोटा m क्यों लिया हमने? छोटा m इसलिए लिया क्योंकि इसी बॉडी पे तो लग रहा है ना, वो बॉडी जा रही है, अर्थ थोड़ी जा रही है, इसलिए हमने इसको छोटा जी लिया, छोटा m लिया। सॉरी, इसको मार्क कर देते सेकंड। ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। अगर दोनों इक्वेशन को देखें तो क्या हम इक्वेट कर सकते हैं? यस वी कैन।
तो अगर हम दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देते हैं तो वी विल हैव mg इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। यहां से आप देखें तो m से m कैंसल आउट हो जाएगा। कैंसल आउट होने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, जो कैंसल आउट हो रहा है उसको हम लोग रब कर देते हैं। यहां से हमारे पास क्या बचेगा, यहां से हमारे पास बचेगा g विल बी इक्वल्स टू gm अपॉन आर स्क्वायर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिलेशन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। अभी हम लोग जब इफेक्ट पढ़ेंगे कि कहाँ g की वैल्यू कैसे चेंज होती है अर्थ से ऊपर जाने में, अर्थ से नीचे आने में, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग, तो ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। तो इसको थोड़ा सा याद रखिए, कॉम्पिटिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी क्रूशियल। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी की वैल्यू कितनी होती है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया इसका, 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आई होप आई एम नॉट गोइंग सो फास्ट, आप रिवाइंड कर सकते हैं वीडियो को। ओके, यहाँ पे मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ द अर्थ कितना हम लेके चलेंगे, वी विल कंसिडर इट एज 6 into 10 to the power 24 kg। ठीक है, 6 into 10 to the power 24 kg। और रेडियस ऑफ द अर्थ हम कितना लेंगे, we will consider radius of the earth as 6.4 into 10 to the power 6 मीटर। ठीक है, ये तीनों वैल्यूज हमारे पास है, हमें पता है फिक्स वैल्यूज है। ठीक, अब ये वैल्यूज को अगर हम यहाँ सॉल्व करें, मतलब इन तीनों वैल्यूज को हम यहाँ रख के सब्स्टिट्यूट करें और फिर सॉल्व करें उनको, तो हमारी जो जी की वैल्यू निकल करके आती है वो निकल करके आएगी 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज आवर value of g means acceleration due to gravity on earth। अर्थ पे acceleration due to gravity की वैल्यू इतनी है, मून पे अलग हो जाएगी, प्लैनेट टू प्लैनेट वेरी करेगी, इवन ऑन अर्थ ये एक क्यूमुलेटिव वैल्यू है, एक नॉर्मल वैल्यू है, और जो कि प्लेस टू प्लेस भी वेरी करती है। पोल्स की तरफ हम जाते हैं तो अलग हो जाती है, इक्वेटर की तरफ मूव करने पे अलग होती है, अर्थ के कोर क्रस्ट की तरफ मूव अप्रोच करने पे अलग होगी, और अर्थ की सरफेस से ऊपर जाने पे जी की वैल्यू अलग होती है। सो प्लेस टू प्लेस अर्थ पे ही ये वैल्यू वेरी करती है, बट ये जो हमने 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिया है, दिस इज अ काइंड ऑफ क्यूमुलेटिव, यू कैन से एवरेज वैल्यू, जो कि जनरली हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, सो आई होप ये पूरा वीडियो